हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल TS ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है केपलर का नियम, लॉ ऑफ केपलर। तो चलिए अब इसकी हम शुरुआत करते हैं। केपलर नामक वैज्ञानिक ने ग्रहों गति संबंधित नियमों का प्रतिपादन किया था। इसे केपलर का नियम कहते हैं। खगोलीय गणना के आधार पर केपलर ने सन 1571 से 1640 के बीच में ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम का प्रतिपादन किया, जिन्हें केपलर के नियम कहते हैं। ये निम्न हैं। तो चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं केपलर का प्रथम नियम। केपलर का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। इस नियमानुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य की दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और सूर्य उसकी एक नाभिक पर फोकस पर होता है, अतः इसी कक्षा का नियम भी कहते हैं। कक्षा का नियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य ग्रहों की फोकस पर होती है और ग्रह कक्षीय चाल करती है। इसी कारण से केपलर के प्रथम नियम को कक्षा का नियम भी कहते हैं। प्रत्येक ग्रह की कक्षा भिन्न भिन्न होती है तथा प्रत्येक ग्रह भिन्न भिन्न कक्षा में उसका सूर्य का परिक्रमा करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं केपलर का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ केपलर। इस नियमानुसार किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल समान अथवा कहे जाए तो नियत होती है। इस नियम को क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल इसकी क्षेत्रीय चाल होती है वो समान होती है, इसीलिए केपलर के द्वितीय नियम को क्षेत्रफल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, अर्थात कहे जाए तो डेल्टा ए वेक्टर बटा डेल्टा टी इज इक्वल टू एक नियतांक होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझने जा रहे हैं केपलर का द्वितीय नियम। ठीक है, ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षीय गति से उसकी परिक्रमा करती है। माना कि सूर्य उसकी फोकस पर नाभिक पर है। ठीक है, तो मान लीजिए ग्रह बिंदु ए से बी तक आने में डेल्टी समय लेता है, उसी प्रकार सी से डी तक जाने में भी डेल्टी समय लगाता है। सेम उसी प्रकार ई से एफ तक ग्रह जाने के लिए डेल्टी समय लेता है। ठीक है, जब सूर्य के पास में ग्रह होती है तो उसकी गति तेज हो जाती है और उसी प्रकार उससे ग्रह से सूर्य जितनी दूर होती है, उसकी दूरी जितनी अधिक होती है, उसकी चाल धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करनी होती है। अतः जब सूर्य से ग्रह पास में होती है तो अपनी चाल को तेज कर लेते हैं, किंतु जब सूर्य से ग्रह दूर में होते हैं तो अपनी धीमी गति कर लेती हैं। ठीक है, तो कहे जाए तो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल SAB और त्रिभुज SCD तथा SEF का क्षेत्रफल आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, चित्र में S सूर्य की स्थित है, क्षेत्रफल SAB और क्षेत्रफल SCD इसी प्रकार क्षेत्रफल SEF आपस में बराबर हैं। अतः इस नियमानुसार ग्रह को A से B तक जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय उसे C से D तथा E से F तक जाने में लगेगा। तो चलिए अब हम द्वितीय नियम का निगमन करते हैं। इसके निगमन के लिए हम कोई भी क्षेत्रफल ले लेते हैं। चलिए हम SAB ही ले लेते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसके लिए माना कि किसी ग्रह को दीर्घवृत्तीय कक्षा में ए से बी तक जाने में डेल्टी समय लगता है, तब सदिश R द्वारा डेल्टी समय में तय किया गया क्षेत्रफल छायांकित त्रिभुज SAB के क्षेत्र के लगभग बराबर होगा। चलिए अब हम छायांकित भाग SAB का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हमें क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात होनी चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू आधार इंटू
शीर्ष की ऊंचाई। यहाँ हमारे छायांकित भाग में आधार है वेक्टर r तथा शीर्ष की ऊंचाई AB है। ठीक है, तो अब हम उसका वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 इंटू वेक्टर r इंटू AB। यहाँ हमारा AB का वैल्यू मिलेगा v इंटू डेल्टा t। ठीक है, अब हम AB का वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 इंटू वेक्टर r इंटू वेक्टर v इंटू डेल्टा t, जहाँ यहाँ पर हमारा v क्या है, ग्रह का वेग है। चूँकि हम संवेग इज इक्वल टू पढ़े हैं द्रव्यमान गुणित वेग, यहाँ पर हमारा द्रव्यमान m है तथा वेक्टर v वेग है और p हमारा संवेग है। हम यहाँ से वेक्टर v वेग का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू वेक्टर p बाई m। अब इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा वेक्टर a इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वेक्टर r इंटू वेक्टर p इंटू डेल्टा t। अब यहाँ से हम डेल्टा t को पक्षांतर करते हैं तो हमें मिलेगा डेल्टा वेक्टर a बाय डेल्टा t इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वेक्टर r इंटू वेक्टर p। ठीक है, किंतु हमारा कोणीय संवेग L इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर r इंटू वेक्टर p, जहाँ r तो त्रिज्या है और p हमारा संवेग है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम यहाँ से पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा वेक्टर a बाय डेल्टा t इज इक्वल टू वेक्टर L बाय 2m। ठीक है, चूँकि गुरुत्वीय बल एक केंद्रीय बल होती है, किसी गुरुत्वीय बल के लिए L एक नियतांक होता है, अतः हम L को एक नियतांक रखेंगे तो पूरा हमें डेल्टा ए वेक्टर बाय डेल्टा t इज इक्वल टू हमें पूरा नियतांक मिलेगा। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है, यही केपलर का द्वितीय नियम है। तो चलिए अब हम केपलर के तृतीय नियम पढ़ते हैं, थर्ड लॉ ऑफ केपलर। इस नियमानुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी के क्यूब अर्थात घन के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि किसी ग्रह का परिक्रमण काल t तथा ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी r हो तो इस नियमानुसार क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर अनुक्रमानुपाती r का क्यूब। ठीक है, या फिर इसे लिख सकते हैं t स्क्वायर इज इक्वल टू k r का क्यूब, जहाँ k एक अनुपातिक नियतांक है। ठीक है, इस समीकरण से स्पष्ट है कि जो ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है उसका परिक्रमण काल कम होता है तथा जो ग्रह सूर्य से दूर होता है उसका परिक्रमण काल अधिक होता है। तथा इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जो ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है वह गर्म होता है और जो जितना दूर सूर्य से होगा उतनी ही वह ठंड होता है। ठीक है, चलो अब हम इस तृतीय नियम का निगमन करते हैं। माना कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्तीय कक्ष में परिक्रमा करता है। मान लो कि द्रव्यमान का एक ग्रह सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में परिक्रमा करता है। यदि सूर्य का द्रव्यमान m हो तो सूर्य द्वारा ग्रह पर आरोपित गुरुत्वीय बल F इज इक्वल टू G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय r स्क्वायर। इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। ये गुरुत्वीय बल का सूत्र है, इसे याद ही रखना है। ठीक है, यह गुरुत्वीय बल वृत्तीय गति करने के लिए ग्रह को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अतः अभिकेंद्र बल
F इज इक्वल टू mv²/r। ये अभिकेंद्र बल का सूत्र है, इसे हम पढ़ भी चुके हैं। इसे हम समीकरण दूसरा नाम दे देते हैं, ठीक है, जहाँ v ग्रह का कक्षीय वेग है। अब समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, mv²/r इज इक्वल टू gm/r²। यहाँ से हम v का वैल्यू निकालेंगे। v स्क्वायर इज इक्वल टू gm/r। इसे समीकरण 3 नाम दे देते हैं, ठीक है। किंतु हमारा वेग इज इक्वल टू क्या होता है, कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। रेखीय वेग हमारा रेखीय वेग कोणीय वेग और त्रिज्या के गुणनफल होते हैं। अतः v इज इक्वल टू ω/r। इसे लिख सकते हैं 2π/t इंटू r। ये ओमेगा का वैल्यू होता है, ठीक है, जहाँ t ग्रह का परिक्रमण काल है। समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में हम मान पुटअप कर देते हैं v का, तो क्या मिलेगा, 2πr/t पूरे का वर्ग इज इक्वल टू gm/r। इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4π²r² इज इक्वल टू gm/r। या इसे लिख सकते हैं t² इज इक्वल टू 4π²r²/gm। किंतु 4π²/gm इज इक्वल टू k इज इक्वल टू एक नियतांक है। यदि इतना पूरा नियत हो तो इसे क्या लिख सकते हैं, t² इज इक्वल टू kr³। चूँकि ये k है, इस k को हटाकर अनुपातिक चिन्ह लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, t² क्रमानुपाती r³। अतः किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। यही केपलर का तृतीय नियम है। इसे केपलर का तृतीय नियम कहा जाता है। यही हमें स्पष्ट करना था, सिद्ध करना था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।